आज हम करेंगे पाठ एक कहानी यह भी। इस पाठ को हम बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। लेखिका इस पूरे पाठ में अपने बारे में वर्णन कर रही है। अपने बारे में क्या बता रही है, यानी पहले पिता के बारे में बताती है, फिर वो अपनी माता के बारे में बताती है, एक दो पंक्तियां छोटे भाई बहनों के बारे में भी लिखी हुई हैं, और बाकी का पार्ट उसने अपने ऊपर लिखा है, या यूं कह सकते हो अपने बारे में बताया है। अपने बारे में बताती हुई लेखिका स्कूली जीवन के बारे में वर्णन करती है कि मेरा जो स्कूली जीवन था, स्कूल लाइफ थी, वो किस तरह से बीता। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर यानी कॉलेज लाइफ में जब हुई तो उसके वो किस तरह से उन्होंने अपने दिन बिताए, या किस तरह से वो कॉलेज लाइफ जी थी। लेकिन ये बात थी 1946-45 के आसपास की, या 47 के आसपास की। तो ये वो दौर था जब आजादी बहुत जल्द मिलने वाली थी और जोश खरोश के साथ आंदोलन किए जा रहे थे। उसमें लेखिका की क्या भागीदारी रही, लेखिका ने क्या क्या किया, कुछ बातें इंटरेस्टिंग भी हैं जो बड़े मजेदार तरीके से वो प्रस्तुत करती है। आपको मजा आएगा वो पढ़कर। लेकिन इसके अलावा उससे पहले कह सकते हो, पाठ के शुरू में पिता के बारे में वर्णन करती है कि मेरे पिता किस तरह के स्वभाव के थे और उनके साथ क्या क्या बीता है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत मां के बारे में भी बताती है कि मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, और उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। इस तरह से पहले पिता के बारे में, फिर माता के बारे में, और फिर वो अपने बारे में बाकी सारा पाठ वो पूरा वर्णन करती है। देखते जाइएगा। इस पाठ में आपको 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा आपको बोरिंग सा महसूस होगा, यानी ऐसी लगेगी क्या कहानी है। लेकिन उस 2-3 पैराग्राफ को एक बार समझ लेना। समझाना तो मेरा काम है, आपको सिर्फ सुनना है। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको समझा दूंगा वो 2-3 पैराग्राफ भी। वो 2-3 पैराग्राफ जो बीच बीच में आएंगे मैं बता दूंगा। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो तो बहुत ईजी, आपको समझ में भी आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा आपका। तो एक बार ध्यान से सुनते रहना, थोड़ी देर आप ध्यान से सुनना, बाकी मेरा काम है समझाना, आप चिंता ना करो। चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे वो पहले ही बता देता हूं, ताकि आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको समझाऊं तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दरअसल हुआ ये पहले पैराग्राफ में कि लेखिका अपने जन्म के बारे में बताती है कि मेरा जन्म कहां हुआ। दूसरा, उसके पिता मतलब मेरे जन्म से पहले कहां रहते थे, वो इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया पिता के बारे में कि वो बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे एक टाइम के बाद। मतलब किसी टाइम पर वो बहुत अच्छी स्थिति में थे, बहुत अच्छा पैसा भी था, बहुत अच्छा नाम भी था, आदर सत्कार भी था, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे एक बार ऐसा हो गया कि कोई अपनों ने ही विश्वासघात कर दिया और उनको बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा। आर्थिक झटका यानी पैसों की कमी कह सकते हो, पैसों का झटका लगा, यानी उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और उस नुकसान के चलते और उस बेइज्जती के चलते या विश्वासघात के चलते वो अपना स्थान बदल लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं। पहले वो कहीं और थे, अब वो आ जाते हैं अजमेर। अजमेर में वहां वो अपने कमरे में बिखरी हुई पुस्तकों के बीच गुम रहते थे, पढ़ते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे, लोगों को लिखवाते भी रहते थे कुछ ना कुछ। यानी इस तरह की गतिविधि उनका ये पूरा काम था, ये पूरा दिन इस तरह से बीत जाया करता था। और इसके अलावा मां के बारे में भी इस पैराग्राफ में है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, वो बता दूंगा। चलो पढ़ते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। यहां लेखिका अपनी बात कर रही है कि मैं जन्म हुआ मेरा जो जन्म था वो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में था। लेकिन मतलब जन्म तो वहां पे हुआ, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। मतलब लेखिका का जन्म तो भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन वहां से उसको याद नहीं है। कोई भी बच्चा हो, छोटा है, वो उसको याद थोड़ी रहता है, लेकिन जब वो 5, 7, 10 साल का हो जाता है तब उसको याद रहना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो उसकी यादों का सिलसिला शुरू हुआ वो अजमेर में हुआ। मतलब वो वहां छोड़कर अब अजमेर में आ चुके थे। तो वही बात लिखी हुई है कि ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका मकान था, 2 मंजिला मकान। तो उससे वो यादों का सिलसिला शुरू होता है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। ऊपरी मंजिल में पिताजी ही रहा करते थे, उनका जो पुस्तकें थी, उनका जो सामान था वो सारा वहीं पर था, वहां पर ही वो काम किया करते थे। जहां वे निहायत अव्यवस्थित यानी बिखरी हुई, ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन यानी कुछ बोल बोलकर लिखवाते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन मां। मतलब उनका कोई व्यक्तित्व नहीं था, बिल्कुल ऐसी थी जैसे
ट्रेडिशनल होती है ना मां, यानी पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जिस तरह से मां हर ज्यादतियों को सहती रहती है, हर गुनाह को, हर अत्याचार को जैसे एक मां सह लेती है, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो, चाहे वो उसके पति की तरफ से हो, सास ससुर की तरफ से हो, बिल्कुल वैसी ही मेरी मां थी। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है। देखिए कि भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन मां। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। मतलब इस तरह से थी मेरी मां, हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरी करती रहती थी और पिताजी की ने जो आज्ञा दे दी वो भी पूरा करना, हमेशा तैयार रहना। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, यानी बड़ा नाम था, सम्मान था, और कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। मतलब कितने सारे काम किया करते थे वो। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, सिर्फ बोलते ही नहीं थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। कौन पहुंचे? उनके द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। दरियादिली मतलब दयालुता, दयालुता भी बहुत थी उनके अंदर। एक और बेहद कोमल थे वो, संवेदनशील थे, संवेदनशील जो हाव भाव को समझे, ऐसे व्यक्ति थे। और दूसरी ओर ऐसा भी था उनके अंदर, क्या? बेहद क्रोधी भी थे वो और अहमवादी भी थे। मतलब हल्का हल्का घमंड भी था कि मैंने कुछ किया है इस बात का, और बेहद क्रोधी भी थे। अब अगले पैराग्राफ में लेखिका बता रही है कि जो मैंने अपने पिता के बारे में बताई, यानी जो अच्छी अच्छी स्वभाव की बातें थी, दरियादिली के चर्चे वगैरह, ये सारी बातों के एक टाइम के बाद टूटे हुए टुकड़े हो गए। क्यों? वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं जब पाठ शुरू किया था। तो क्या लिखा है, और इसके अलावा यह भी बताया कि जो आर्थिक झटका लगा, मतलब वही उसी के कारण ही तो ये सारी चीजें हुई, जो आर्थिक झटका लगा यानी पैसों की कमी पड़ी या पैसों का नुकसान हुआ, उसकी वजह से जो पॉजिटिवनेस थी वो नेगेटिव में बदल गई। इसके साथ साथ एक और बात भी बताई कि उन्होंने अजमेर आकर एक शब्दकोश तैयार किया था। मतलब वो पहले से ही शुरू कर रखा था, उस अधूरे काम को फिर से शुरू किया। शब्दकोश मतलब एक डिक्शनरी। तो वो डिक्शनरी का जो काम था वो एक अपने तरह की एक यूनिक डिक्शनरी थी, तो उस अधूरे काम को वहां पर उन्होंने शुरू किया। अब उस शब्दकोश ने उनको एक प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, यानी मान सम्मान इज्जत तो बहुत मिली उस शब्दकोश की वजह से, लेकिन धन नहीं मिल पाया, अर्थ नहीं मिल पाया, अर्थ यानी धन नहीं मिल पाया। तो ये बात भी यहां पर अब हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, मतलब ये तो मैंने बातें सुनी थी पिता के बारे में, लेकिन जब देखा, यानी जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तब तो इन गुणों के भग्नावशेष यानी टूटे हुए अंश को ढोते हुए पिता ही दिखे मुझे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण, आर्थिक यानी पैसों की कमी के कारण, वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जिसको विषयवार भी कह सकते हो, डिक्शनरी भी कह सकते हो, के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, यानी एक यूनिक शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, यानी इज्जत मान सम्मान बहुत मिला, पर अर्थ नहीं। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने, यानी धन की कमी होने के कारण ही, उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। मतलब जो सकारात्मक पहलू थे वो अब नेगेटिव में बदलते चले गए, नकारात्मकता में बदलते चले गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण ही, सॉरी एक बार फिर से, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम, मतलब आर्थिक स्थिति तो उनकी सिकुड़ी रही थी, पैसों की कमी तो उनको पड़ी रही थी, लेकिन अधिक विस्फारित यानी फैला हुआ उनका जो अहम था, उन्हें इस बात तक की भी अनुमति नहीं दे रहा था कि वो बच्चों के साथ ये बातें शेयर कर सके। कौन सी बात? आर्थिक मजबूरी या आर्थिक नुकसान के बारे में इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। अगली दो लाइन में यह बता रखा है कि उनकी नवाबी आदतें थी, यानी बहुत बड़े बड़े शौक थे, और महत्व पाने की जो इच्छाएं थी, जो पूरी हो नहीं पाई, अधूरी रह गई, तो वो चीज अब उनको किनारे पर धकेल रही थी, जिसकी वजह से उनका जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और उस गुस्से का शिकार कौन होता था? बच्चे तो चलो होते ही थे, कम ही होते थे, लेकिन उनकी जो मां थी वो जब तब उस गुस्से का शिकार हुआ करती थी। और एक टाइम के बाद जो इतने विश्वास के साथ जिया करते थे, कौन? उनके पिता, एक टाइम पहले, लेकिन एक टाइम के बाद उनको इतना शक्की बना दिया था, अब वो छोटी छोटी बातों पर भी शक करने लगते थे, जिसकी चपेटाघात में उनके बच्चे और उनकी मां आती ही रहती थी। यही बात यहां लिखी हुई है, देखते जाइएगा। नवाबी आदतें किसकी? पिता की। और अधूरी महत्वाकांक्षाएं, यानी महत्व रखने की जो इच्छा थी वो अधूरी ही रह गई। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, मतलब हमेशा शीर्ष पर रहे वो, लेकिन उसके बाद वो हाशिए पर सरकते चले जाए। हाशिए होते हैं जो किनारे, जो आप
एग्जाम में शीट में एक लाइन खींचते हो, मार्जिन जिसको बोलते हो, उस मार्जिन को हिंदी में हाशिए कहते हैं। रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कंपाती और थरथराती रहती थी, यानी उसकी चपेटाघात में वो आती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें रही होंगी, मतलब अपनों के हाथों जो विश्वासघात उनको मिला उसकी न जाने कितनी गहरी चोटें रही होंगी, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को, मतलब सबको विश्वास कर लेते, सब पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन उसके बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे, यानी उन पर गुस्सा होते ही रहते थे। बच्चों, लेखिका का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, अब अगले पैराग्राफ में लेखिका क्या बता रही है वो भी सुन लो। कहती है कि मैं अपने पिता की जो कहानी है वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे उनका गौरवगान करना है कि वो मेरे पिता हैं और बहुत बड़े हैं, मैं उन पर गर्व कर रही हूं, ये इस तरह की बातें मुझे नहीं बतानी। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए बता रही थी कि उनका जो स्वभाव था वो मेरे अंदर कितना आ चुका है, क्योंकि माता पिता का जो स्वभाव होता है वो नेचुरली बच्चों के जीन में आ ही जाता है अपने आप ही, मतलब उनके व्यवहार में हो ही जाता है ये काम। मतलब लेखिका ये कह रही है कि मेरे अंदर हीन भावना आ गई है। ये हीन भावना आई कैसे? ये दरअसल हीन भावना मेरे अंदर जो घुस चुकी है वो उसका प्रबल रूप इतना हो गया है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब कोई मेरी प्रशंसा भी करता है, क्योंकि लेखिका बहुत बड़ी लेखिका है और उसको बार बार अलग अलग समारोह में बुलाया जाता है, और जब वो बुलाया जाता है तो उसका जो स्वागत है बड़ी बड़ी विशेषताओं के साथ किया जाता है कि अब आ रही हैं हमारे सामने बहुत बड़ी लेखिका, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं लगाई जाती हैं। लेखिका को यह सब एक तुक्का लगता है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये काम मैंने किया है। क्यों? क्योंकि दरअसल उसके अंदर एक हीन भावना है। किस तरह की हीन भावना? कि मुझसे ये सारी चीजें हो नहीं सकती, ये तो सब अपने आप ही हो गया होगा। ये हीन भावना आई कहां से? दरअसल उनके पिता से। दरअसल लेखिका के पिता की कमजोरी थी गोरा रंग। उनके जो पिता थे वो गोरे रंग को बहुत पसंद करते थे, और दूसरी तरफ लेखिका का रंग काला था, सांवला था, और उसकी जो बड़ी बहन थी वो गोरी थी, यानी लेखिका की बड़ी बहन गोरी थी, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान किसका? पिता का जो सारे एक लाड़ प्यार होता है वो बड़ी बहन को ज्यादा मिलता था, और छोटी बहन को इस बात से हीनता होती थी। वो एक हीन भावना का शिकार हो गई थी कि मैं इतना बड़ा काम कर नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी विशेष नहीं हूं। वो जो बड़ी बहन है उसको ही सारा प्यार मिलता है, तो ये बचपन से ही उसके अंदर भावनाएं आ गई थी। तो यही बात लिखी हुई है कि उनका जो शक्की स्वभाव था, उनका जो व्यवहार था, वो अब धीरे धीरे मेरे अंदर भी आ गया है। यही बात अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। बस एक आध पैराग्राफ थोड़ा सा मुश्किल आएगा, बाकी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, यानी ये पिता की जो गाथा है वो मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कौन सी खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। मतलब उनकी कौन सी खामियां, या खामियां मतलब होती है कमियां, और खूबी मतलब होती है खूबियां, यानी अच्छाइयां और जो बुराइयां हैं वो मेरे ताने बाने में गुथ चुकी है। मैं ये देखना चाह रही थी, या कि जाने अनचाहे कि ये उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। किन ग्रंथि मतलब गांठ, मन में जो गांठ है वो किस तरह से मेरे अंदर जन्म दे चुकी है। मैं काली हूं, बचपन में दुबली भी और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी? ग्रंथि मतलब गांठ। तो ऐसी हीन भावना की गांठ मेरे अंदर पैदा कर दी थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा, ये तीनों चीजें मुझे मिल चुकी थी, लेकिन इसको मिलने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय कराते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, यानी विशेषण लगाता है, यानी बहुत बड़ा बताता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने को हो जाती हूं। मतलब मैं शर्म से झुक जाती हूं। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरे लिए कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से ही बचपन मैंने अपना बिताया है कि मुझे कोई प्रशंसा अब सहन ही नहीं हो रही या होती। शायद अचेतन के किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते, मतलब मेरे अंदर मन में कहीं ना कहीं वो छुपी हुई है ऐसी परत। कौन सी परत? परत माने लेयर। वो लेयर, ऐसी लेयर जो हीन भावना की है। तो हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा ही नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं भन्ना जाती थी, मतलब मैं अपने पिता के शक्की स्वभाव पर गुस्सा होती थी कभी किसी टाइम पर, आज मैं खुद शक्की हो गई हूं। तो यही बात लिखी हुई है कि पिताजी के जिस शक्की स्वभाव में पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे, व्यथा यानी पीड़ा के नीचे, मुझे उनके शक्की स्वभाव की ही झलक दिखाई देती है। मतलब मेरे अंदर भी वो झलक आ गई है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक,
ऐसा शक आ गया जो विश्वासघात से उपजा है, यानी उत्पन्न हुआ है। अब अगली 2 लाइनों में बता रखा है कि पिता के स्वभाव जो जैसा था, शक्की और इस तरह से क्रोधी, इस पर मैं बात बात पर उनसे बहस करती थी, बात बात पर हमारी टकराहट होती थी, हम गुस्सा हो जाते थे एक दूसरे पर। तो ये जो स्वभाव था वो कहीं ना कहीं बच्चों में आ ही जाता है। मतलब पिता का माता का जैसा स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ ही जाता है, चाहे वो किसी भी तरह में आए, किसी तरह से भी आए, चाहे वो किसी प्रतिक्रिया के रूप में आए, मतलब जैसे हम किसी का जवाब देते हैं उसमें आ जाए, चाहे किसी तरह से आपकी इमेज में झलके, कैसे ना कैसे आपके माता पिता का रूप झलकता ही है। ये एक बात लिखी हुई थी। इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आप चाहे कितना ही अलग रह लो, कितना ही माता पिता से दूर हो जाओ, कितना ही माता पिता से अलग बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अंदर, आपके किसी ना किसी रूप में वो विद्यमान रहते ही हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तो यही बात लिखी हुई है। देखिए, होश संभालने के बाद से जिन पिताजी से किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती ही रहती थी, यानी बहस होती रहती थी, तो वे तो न जाने मेरे अंदर कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में है, मतलब मन में जो दबी हुई भावना है ना, उनके अंदर वो विद्यमान है। कहीं प्रतिक्रिया के रूप में है, कहीं प्रतिक्रिया यानी जो मैं रिस्पॉन्स करती हूं उसके रूप में भी है, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में है। प्रतिछाया यानी इमेज, उसकी जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं उनके पिता की झलक दिखी जाती है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर, केवल बाहरी रूप अलग है मेरा और मेरे पिता का, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता? मतलब जो लोग ये बात नकारते हैं कि हम और हमारे मां बाप अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, अरे बाहरी रूप से अलग हो सकते हैं, उनकी जो वेशभूषा, उनका जो शक्ल है वो अलग हो सकती है, उनकी वेशभूषा अलग हो सकती है तुमसे, लेकिन उनका आसन अतीत, आसन माने होता है निकट और अतीत का मतलब भूतकाल, जो निकट ही भूतकाल हुआ है जिसमें आप माता पिता के साथ ही रहे हो, उसमें वो आपके अंदर, मतलब वो जो भावनाएं थी, वो जो फीलिंग्स थी, वो जो रिस्पॉन्स करने की प्रतिक्रिया थी, या जो भी उनका व्यवहार था, वो कुछ ना कुछ आपके अंदर जड़ जमाए बैठा रहता है। यही बात लिखी हुई है कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह यानी समय के अनुसार भले ही हमें दूसरी दिशाओं में भाग ले जाए, यानी हम अलग हो जाए माता पिता से, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, यानी आप कहीं और रह रहे हैं तो आपका रूप भी बदल जाए, मतलब रूप, रंग और जो वेशभूषा है वो भी बदल सकती है, हमें पूरी तरह उससे मुक्त नहीं कर सकती। हम पूरी तरह से अपने माता पिता से मुक्त नहीं हो सकते। उनके व्यवहार, उनका हाव भाव, वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आता ही है। तो ये पैराग्राफ सिर्फ इसी बारे में था कि पिता माता, ये जो ऐसे दो शख्स हैं जिनका प्रभाव बच्चों पर आता ही आता है। देखो आगे लिखा हुआ है अब माता के बारे में। माता जो बहुत ही सहनशील है, धैर्यवान है, लेकिन अनपढ़ है, तो वो सब ज्यादतियों को, जब सब अत्याचारों को वो सहन करती ही रहती है। ऐसी पारंपरिक मेरी मां है। तो और ये भी बताती है लेखिका कि ऐसी मां मेरा कभी आदर्श नहीं बन पाई, मतलब मैं उनको कभी आदर्श नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि मैं वैसा बनना नहीं चाहती थी मेरी मां की तरह। यही कुछ लिखा हुआ देखिए। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी मां। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती यानी अत्याचार को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। मतलब वो स्वीकार कर लेती थी कि कोई बात नहीं, ये ऐसे ही करेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा वो सहन करती रहती, कुछ बोलती नहीं थी, कोई विरोध नहीं करती थी। ऐसी थी उनकी मां। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया, हमेशा दूसरों को देती ही थी। हम भाई बहनों का सारा लगाव उन्हीं के प्रति था। किनके प्रति? मां के प्रति। क्यों था? शायद सहानुभूति थी, क्योंकि वो कुछ बोलती तो थी नहीं, तो वो एक सहानुभूति हो जाती है, एक दया आ जाती है। तो सारा जो लगाव था अपनी मां के प्रति था, जो शायद सहानुभूति से उपजा था, मां के साथ ही था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन पाया, यानी मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगी, ना बनना चाहती। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर, पैतृक पुराण यानी पिता माता की जो कहानियां हैं वो यहीं पर समाप्त कर अपने पर लौट जाती हूं। अपने पर यानी मैं अब अपने बारे में बताती हूं। तो क्या कहती है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सा मजेदार चैप्टर शुरू हो जाएगा। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, 5 भाई बहन हैं और उन सबसे छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, यानी बहुत छोटी थी। उस टाइम मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। बच्चे बच गए घर में 4, 5 थे वो टोटल, एक की शादी हो चुकी है। और उनकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। किनकी? जो बड़ी बहन है उसकी। क्योंकि 7 साल के बच्चे को बहुत कुछ याद नहीं होता कि किस टाइम शादी हुई थी, किस तरह से दिखती थी, क्या हुआ था वगैरह वगैरह। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी, उससे 2 साल बड़ी थी बहन थी सुशीला, और मैंने यानी दोनों ने
दो साल बड़ी बहन ने भी, सुशीला ने भी और मैंने भी घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले हैं, दोनों ने मिलकर। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, इस तरह के गेम खेले हैं। और कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए हैं पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। जो खेलने को तो हमने भाइयों के साथ, मतलब वो बहनें तो खेलती ही थी, लेकिन भाइयों के साथ भी वो कुछ ना कुछ खेलती ही रहती थी। जैसे भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी उन्होंने खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन अब आगे क्या लिखा हुआ वो पहले सुन लो ताकि समझ में आ जाए। आगे ये लिखा हुआ है कि भाइयों का जो दायरा था वो घर से बाहर ज्यादा रहता था, और जो लड़कियां थी यानी बहनें थी, उनको सख्त निर्देश दिए जाते थे कि वो घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर कुछ भी कर सकती हैं वो। अब घर का मतलब वो घर की चार दीवारी नहीं है। उस टाइम पर, यानी वो जो ऐसा समय था, पुराना समय, उस टाइम पर घर का मतलब एक मोहल्ला हुआ करता था। मोहल्ले के जो 8, 10, 20 घर थे वो वहां तक उनका घर ही था, क्योंकि इतना मोह प्यार था आपस में। कई तो ऐसे घर भी थे वो घर का हिस्सा ही थे, मतलब एक दूसरे के घर पर जाना, इतना मोह प्यार प्रेम ये सब कुछ था। तो वो जो 20 घर 50 घर का जो मोहल्ला है, वहां तक उनकी सीमा थी लड़कियों की, वहां तक वो रहती थी। इससे बाहर वो नहीं जा सकती थी। लड़कों के लिए छूट थी, घर से बाहर जा सकता, मतलब मोहल्ले से वो बाहर जा सकते थे। तो वो घर के अंदर रहकर उन्होंने भाइयों के साथ भी बहुत खेल खेले हैं। यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी समझाई। देखो, तो यो खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर से बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हां, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। लेकिन आज का समय ऐसा है नहीं। आज तो पड़ोस में कौन रहता है ये भी नहीं पता होता। आपको तो पता नहीं ऐसा महसूस हुआ या नहीं, लेकिन होता है ये चीज कि बड़े बड़े जो महानगर हैं, महानगर यानी बड़े शहर हैं, जो वहां पर फ्लैट कल्चर आ गया। फ्लैट होते हैं, एक फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, आपने देखे ही होंगे, चित्र में भी आप देख रहे हैं, इनको फ्लैट्स कहते हैं। तो ये फ्लैट में जो लोग रहते हैं, इसमें कई परिवार रह रहे होते हैं। एक फ्लैट में एक परिवार, दूसरे फ्लैट में दूसरा, तीसरे में तीसरा फ्लैट, तीसरा परिवार। तो इस तरह से ये कई परिवार रह रहे हैं। लेकिन पता है क्या है, होता यह है कि एक परिवार जो नीचे रह रहा है उसको यह भी नहीं पता कि हमारे ऊपर वाले जो फ्लैट है उसमें कौन सा परिवार है, कितने लोग हैं, क्या नाम है, क्या काम करते हैं। आपस में बोलचाल भी नहीं होती, कुछ पता नहीं होता कब वो आते हैं, कब चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता। लेकिन उस टाइम का जो दौर था, किस टाइम का, जब बहुत प्रेम हुआ करता था आस पड़ोस में। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तो रिश्तेदार तो कहां कहां रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, वो तो अब आएंगे नहीं, आ भी गए तो कोई खास सहायता नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो काम आते हैं ना, वो पड़ोसी के लोग ही आते हैं जब मुसीबत आती है तब। तो जब फ्लैट कल्चर में जो लोग रह रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि ऊपर रह कौन रहा है, वो क्या मदद करेंगे, किसको बुलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम असहाय होते जा रहे हैं, असहाय, संकुचित होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, अपनों में मस्त रहते जा रहे हैं। अरे दुनिया भी बहुत बड़ी है, यही बात लिखी हुई है आगे जो अब हम पढ़ने वाले। देखो कहां से, यहां से। तो आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को अब हमारे इस परंपरागत यानी जो पुराना जो कल्चर चला रहा है, उस पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया। विच्छिन्न कर दिया यानी अलग कर दिया, पहले वाला माहौल नहीं रहा। विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित बना दिया है, असहाय बना दिया है और असुरक्षित बना दिया है। मतलब हमारी सुरक्षा क्या है, कोई बाहर का आदमी अगर हमें कोई लूटने लग जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई बाहर वाला तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं हमें, तो असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम मतलब लेखिका ने उस टाइम वो जीवन जिया है, यानी पड़ोस कल्चर वाला। आसपास के मोहल्ले में जो लोग रहते थे वो घर का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो उस टाइम जो बचपन लेखिका ने जिया, उसकी वजह से आज वो जितनी रचनाएं कर रही है या करती आ रही है, वो बहुत बेहतर तरीके से कर पाई। क्यों? क्योंकि उसकी जो रचनाएं होती हैं वो सच्चाई पर आधारित होती है, और वो उनके जो बचपन में किरदार थे, यानी उनके आस पड़ोस के अंकल आंटियां या आस पड़ोस के जो लोग बच्चे, इसको ही तो वो लिखती है। वो लिख इसीलिए पाई क्योंकि वो उस पड़ोस कल्चर में वो जी पाई। अगर वो उस पड़ोस कल्चर की बजाय आज फ्लैट कल्चर में जी रही होती तो क्या वो अच्छी सी रचनाएं कर पाती, क्या वो इतनी फेमस हो पाती? नहीं। तो यही बात लिखी हुई है कि बहुत से कैरेक्टर तो मुझे मेरे पड़ोस से ही मिल पाए, क्योंकि मैं उनके साथ जी, इस वजह से। यही बात लिखी हुई है। देखिए कि मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी और अपनी युवावस्था का आरंभ किया था।
एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, मतलब आस पड़ोस के ही है, मेरे परिवार के नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। मतलब तब मुझे पता लगा किस तरह की बातें थी वो। देखो क्या लिखा हुआ है, इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी, मतलब इतने साल बीत चुके हैं मेरे बचपन को, और उस कैरेक्टर को वो आज जीवित करना, मतलब आज लिख तो वो आज रही है ना, तो इतने सालों के बाद वो आज भी जीवित हो जाते हैं वो कैरेक्टर, यही लिखा हुआ है। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा यानी हाव भाव, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया, मुझे एज इट इज याद है, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। कहां पर? कहानियों में। उसी समय के दा साहब एक कैरेक्टर हैं, पड़ोस में ही रहते थे। दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति पाते ही, यानी जैसे ही मैं लिखने लगी तो वो अनुकूल परिस्थिति पाई और महाभोज में आ गए। महाभोज उनकी रचना है, तो वहां पर महाभोज में वो इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। और ऐसा आश्चर्य जो एक सुखद आश्चर्य था, सुखद यानी अच्छा महसूस कराने वाला, ऐसा आश्चर्य था। बच्चों, मां कितना पढ़ी लिखी थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आ जाती है मजेदार कहानी, जिसमें लेखिका अपनी कुछ घटनाएं बताती है। लेखिका कहती है कि हमारे परिवार में उस टाइम पर एक क्राइटेरिया हुआ करता था शादी करने का। किस तरह का क्राइटेरिया? कि या तो लड़की की उम्र 16 वर्ष हो जाए या वो मैट्रिक पास कर ले, इन दोनों में से कोई भी एक गतिविधि हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाती थी। तो ये योग्यता प्राप्त कर ली उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला ने, और उसकी शादी कर दी गई। घर में बच्चे थे 5, जिनमें से एक की शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, एक की और हो गई, तो बच गए अब 3। उन 3 में 2 भाई थे जो आगे की पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। बच गई अकेली लेखिका। तो पहली बार पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि अब कोई और बच्चा तो है नहीं, तो उस पर केंद्रित करते हुए या ध्यान एकाग्र करते हुए लेखिका के पिता क्या कहते हैं कि एक तो अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, दूसरा उस उम्र में लड़कियों को जहां रसोई का काम सिखाया जाता था, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी किस तरह से बना जाए, इसकी शिक्षा दी जाती थी। उस टाइम पर उसके पिता उसके विपरीत कहते थे। वो कहते थे कि तू रसोई से तो दूर ही रहे। मतलब सिर्फ वही नहीं, लेखिका ही नहीं, लेखिका के पिता की एक मन में बात थी या एक व्यवहार में था कि लड़कियां रसोई में जाती हैं तो वो अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देती हैं। लड़कियों के अंदर भी तो बहुत सी प्रतिभा होती है, तो वो प्रतिभा को दिखाएं, प्रतिभा को निखारें, ना कि रसोई में रहकर अपनी प्रतिभाएं खत्म कर लें। ये बात लेखिका को भी कहा जाती थी। उसके पिता कहते थे कि तू भी ये जो हमारे घर में राजनीतिक जमावड़े होते हैं, क्योंकि उस टाइम आजादी के आंदोलन के प्रति कितना सक्रिय हो गए थे लोग, तो उसके पिता भी बहुत सक्रिय थे आंदोलन में, तो उसके पिता भी यही चाहते थे कि मेरी बेटी इन आंदोलनों में होने वाली जो बहसें हैं, विचार हो रहे हैं, इस तरह की चीजें वो भी करे, यानी वो कम से कम हमारे साथ बैठे, वो जाने देश में क्या क्या हो रहा है। ये बात एक पिता के विचार हैं अपनी बेटी के प्रति। तो यही बात लिखी हुई है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे एक नए सिरे से अपने वजूद यानी अपने जीवन का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ यानी कुशल गृहिणी यानी पत्नी और कुशल एक पाकशास्त्री यानी रसोईया बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना का मतलब होता है जहां भट्टी जलती रहती है। वो कहते थे कि भटियार खाने में जाओगे तो अपनी प्रतिभा को नष्ट कर दोगे, तो ऐसा ही वो कहते थे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। अब एक लाइन आगे है जो यहां पर नहीं है, यानी मिसप्रिंट हुई है, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि घर में यानी लेखिका के घर में अक्सर राजनैतिक जमावड़े होते थे और उसमें पिता चाहता था कि बेटी उस जमावड़े में यानी वो बैठकों में, सभा में वो उपस्थित हो और जाने कि देश में क्या क्या हो रहा है। यही बात लिखी हुई थी। आगे देखते हैं। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल माने शौक। चाय पानी या नाश्ता देने जाती लेखिका जब जाती थी ऊपर, तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, यानी गुस्से में था, यानी 42 का आंदोलन हो चुका था उसके बाद, लेकिन
विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध और मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक भी कोई समझ नहीं थी, क्योंकि छोटी बच्ची ही तो थी वो, तो उसको क्या तो समझ होनी थी। हां, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों को रोमानी आकर्षण यानी रोमांचित आकर्षण उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था, यानी कष्टग्रस्त रहता था, दुखी हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो इतने देशभक्त शहीद हो चुके हैं उनको देखकर, उनके बारे में सुनकर। अब आगे के पैराग्राफ में लिखिएगा, कह रही है कि मैंने अपने पिता से दो बातें सीखी। पहली साहित्य, दूसरी बहसें। बहस करना मतलब वही जो अभी मैंने बताया कि किस तरह से वो अपने पास ही बिठा लेते थे और वो चाहते हैं कि देश में क्या कुछ हो रहा है इसको भी पता हो। तो एक तो वो बहसें करना, दूसरा कि साहित्य पढ़ना। साहित्य क्या? जो भी लेखिका, लेखक, कवि, कवित्री लिखते हैं उन रचनाओं को साहित्य कहते हैं। तो साहित्य को पढ़ना वो उसके पिता ने ही बताया कि इस तरह से पढ़ा कर। तो वो बिना किसी चुनाव किए हुए कि किसी की कोई भी कैसी भी पुस्तक उठा लेती थी और वो पढ़ लेती थी जितना उसको समझ में आता था। अब वो आगे बताती है कि मैं 10वीं क्लास क्रॉस कर लेती हूं, उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में चली जाती हूं। मतलब उसकी अभी शादी नहीं हुई, वो कॉलेज लाइफ में चली जाती है। और कॉलेज लाइफ में उनकी एक प्राध्यापिका यानी लेक्चरर आई जिनका नाम था शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल से वो बहुत प्रभावित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने जो दो चीजें सिखाई थी उसका दायरा शीला अग्रवाल ने ही बढ़ाया। वो कहती हैं कि सिर्फ बहस करने से क्या होगा, तुम्हें भागीदारी भी करनी होगी, आंदोलनों में हिस्सा भी लेना पड़ेगा। ये शीला अग्रवाल ने बताया। उनके जो अंदर खून बह रहा था उसको लावे में बदल दिया शीला अग्रवाल ने, उनकी प्राध्यापिका ने, उनके लेक्चरर ने। और साहित्य का दायरा भी बढ़ाया। मतलब उनको उसने सिखाया, यानी उस टीचर ने सिखाया कि सिर्फ कोई भी कैसी भी किताब उठाकर पढ़ ली ऐसे बात नहीं बनेगी, चुनाव करके पढ़ो। मतलब आप किस तरह की किताब पढ़ना चाहते हो, क्या कुछ लेखक लेखिका के बारे में उनकी खूबियां हैं, वो देखकर ही तुम किसी किताब का चुनाव करो और फिर पढ़ो। तो ये बात अब हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, 10वीं कक्षा का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, यहां पर उसकी पढ़ाई हुई थी, जहां पर मैंने ककहरा सीखा, यानी क ख ग ये मैंने सीखा था। यहां मतलब वो शुरू से वहीं पर ही पढ़ रही थी 10वीं तक। एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को, मतलब केवल पढ़ना ही है, इसके बदले चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया में मैंने किस किस को पढ़ लिया? शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। मतलब मैं इन सब किताबों को पढ़ चुकी, इन सब के बारे में जान चुकी थी और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकर्षित किया था। उन्होंने एक उपन्यास भी पढ़ा था, लेखिका ने, सुनीता नाम का उपन्यास, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास में भी मैंने पढ़ा, नाम था शेखर एक जीवनी। ये मैंने पढ़ा जरूर था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, यही बात हुई है। पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे से वो समा नहीं पाया, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई उसको। कुछ सालों के बाद मैंने एक और रचना पढ़ी, नाम था नदी के द्वीप। वो तो क्या पढ़ा, उसकी वजह से मैंने इस उपन्यास को दोबारा पढ़ लिया। अब की बार मुझे समझ आने लगा। तो नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर, जो ये शेखर था, इसको मैं फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। अब ये वो दिन थे जब आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय मात्रा में हो गए थे, मतलब सक्रिय हो गए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में किए जा रहे थे, क्योंकि आजादी भी तो चाहिए थी सबको, और आजादी 1947 में मिली, तो ये उन्हीं के आसपास के दिन थे। तो अब ये वो दिन कैसे थे, वो अभी इन 2 लाइन में हम पढ़ेंगे। देखो, यह शायद नियम के मंथन का युग था, यानी नियम क्या बनाने चाहिए सोच विचार कर रहे थे। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। मतलब कोई सवाल उठाता तो उनके सवालों के जवाब भी दिए जा रहे थे। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का एक मैंने उपन्यास था, एक रचना थी, त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा, ये 2 चीजें मैंने पढ़ी और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में मैं जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। मैं इसको पहले ही समझा चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि जो पिता ने यह बताया था कि वो भी बहसों में हिस्सा ले, शीला अग्रवाल ने इसका दायरा बढ़ा दिया। वो कहती है कि सिर्फ बहसें सुनना और सिर्फ बोलने से क्या होगा, आंदोलनों में हिस्सा भी लेना पड़ेगा, भागीदारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो यही बात वो बता रही थी। सन 46-47 के दिन थे, वे स्थितियां, वैसे भी उनमें घर में बैठना संभव कहां था भला।
प्रभात फेरियां हो रही थी, आंदोलनों में क्या क्या हो रहा था वो दिखाओ। प्रभात फेरियां लगाई जा रही थी, हड़तालें किए जा रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे, भाषण हो रहे थे, हर शहर का चरित्र हो गया था। मतलब ये सब और यही सब चीजें हो रही थी और पूरे दम खम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद हो गया था, हर युवा का नशा हो गया था इन सब से जुड़ना। मैं भी तो युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। यानी एक जोश आ गया था, उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था क्योंकि सब और आंदोलन हो रहा था, और एक बवंडर घर में भी मचा हुआ था। अब घर में बवंडर क्या मचा हुआ था? दरअसल हुआ ये कि उसके पिता को पता चल गया कि वो इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा ले रही है। तो पिता की जो एक छूट थी वो इतनी ही थी कि वो मोहल्ले तक ही सीमित रहे, जिसको घर भी कह सकते हो, वो घर तक ही सीमित रहे, उससे बाहर ना निकले। तो दूसरी तरफ लेखिका के मन में कुछ और था। वो तो अब इतना जोश से भर गई थी कि अब उसको इस चीज के बिना रहा नहीं जाता था। वो तो आंदोलनों में हिस्सा लेगी। तो ये चीज वो पिता जब सुनते हैं, उसको उनको पता चलता है, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह की आपस में मतभेद उनका होता ही रहता था। किस किसका? पिता का और लेखिका का, लेखिका के पिता और लेखिका का। तो इनका जो टकराहट का सिलसिला जो शुरू में शुरू हुआ था, जब तक लेखिका की शादी नहीं हो जाती तब तक ये टकराहट का सिलसिला शुरू ही रहा, तब तक चलता ही रहा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखो। तो एक बवंडर शहर में मचा हुआ था तो एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं। हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ये सारी चीजें ना करे वो, ये चीजें उनके लिए मुश्किल हो रही थी, पिता के लिए सहन करना। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब किसी की आजादी दी तो ही है, यानी पिता की आजादी दी तो ही है, लेकिन एक दायरा है, एक सीमा है। तो उस दायरे में उस लेखिका के लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध यानी ना करना, मना करना, जो उनके पिता कर रहे थे, सारे निषेध, सारी वर्जनाएं यानी रुकावटें, और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह है तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यानी राजेंद्र से उसने शादी की तो तब तक वो सिलसिला चलता ही रहा। बच्चों, लेखिका ने 10वीं कक्षा कौन से सन में की थी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखिका के जो पिता थे वो एक चीज बहुत ज्यादा मात्रा में चाहते थे, वो थी इज्जत या यश चाहते थे, प्रतिष्ठा चाहते थे, सम्मान चाहते थे। वो कैसे मिले? दरअसल इंसान जब विशिष्ट बनेगा, विशेष होगा, तो ही तो सम्मान मिलेगा। और वो यही कहते थे कि आदमी को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, तुम्हें भी विशिष्ट बनना है, ऐसा वो कहा करते थे। किसको? लेखिका को। और अब लेखिका, अब ये बात तो आगे आएगी, खैर आगे वाले पैराग्राफ में, कि विशिष्ट बनना, और दूसरी तरफ ये कहते थे कि घर से बाहर ना निकलो। तो ये दोनों ही बातें तो एक अंतर्विरोध पैदा कर रही है ना, मतलब विपरीत हैं दोनों ही बातें। तो ये दोनों ही बातें एक साथ कैसे पूरी हो सकती हैं? तो अब फिलहाल ये तो आगे की बातें मैंने बता दी, लेकिन अभी इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि उनको प्रतिष्ठा चाहिए थी, यश चाहिए था। और यही एक कारण था जिसकी वजह से लेखिका एक ऐसे मामले में बच गई जिस टाइम उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली थी, या यूं कह लो कि बहुत गुस्सा होने वाले थे उसके पिता, लेकिन वो हुए नहीं। वो ऐसी क्या चीज थी? हुआ ये कि प्रिंसिपल का पत्र आया कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये उसके पिता आकर मुझे यहां बताएं। मतलब लेखिका के खिलाफ कुछ होने वाला है। अब ये बात सुनकर उसके पिता बहुत क्रोधित हो गए। किस बात को लेकर? कि ये मेरी नाक कटवाएगी। आज तक इतने बच्चे पढ़े हैं लेकिन किसी ने भी ये मुंह नहीं दिखाया कि मुझे स्कूल या कॉलेज में बुलाया गया हो, लेकिन इसने मेरी नाक कटवा दी। अब वहां जाकर मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब पिता जाते हैं, प्रिंसिपल ने बताया कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि ये एक इशारा करती है और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर नारे लगाने लग जाते हैं, सड़कों पर इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे खिलाफ भी बोल देते हैं, या किसी के भी खिलाफ बोलना होता है या इकट्ठे होकर यूनिटी दिखाने लगते हैं। तो ये बात सुनकर पिता को बड़ा गर्व हुआ। मतलब उनको लगा कि पता नहीं क्या कर दिया इस लेखिका ने या लड़की ने। तो अब इस बात को जब वो सुनते हैं तो वो विपरीत हो जाते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि ये तो एक विशिष्ट बन गई। एक इशारे पर पूरा कॉलेज इसके इशारे पर खड़ा हो जाता है। तो ये तो विशिष्ट बनने की ही एक पहचान है, ये तो आज के देश की पुकार भी है। ये बात सोचकर और ये बात बोलकर वो घर आ जाते हैं। लेखिका जो कि घर में छुपी बैठी थी कहीं पर कि पता नहीं मेरे पिता आएंगे और गुस्सा होंगे, पिटाई भी करेंगे हो सकता है, तो छुपी बैठी लेखिका को जब ये पता चलता है कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं,
तो वो अपने आप को एक ठंडक महसूस करती है कि अच्छा हुआ, शुक्र है बच गए। तो ये बात हम पढ़ेंगे। देखिए, यश कामना, बल्कि कहूं यश लिप्सा, मतलब यश यानी इज्जत प्रतिष्ठा, और कामना माने इच्छा। तो प्रतिष्ठा की इच्छा, या यूं कहूं कि यश पाने की लिप्सा, लिप्सा यानी लालच, लालच था उनमें, इच्छा नहीं बल्कि लालच था। पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत, यह नियम कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, वर्चस्व यानी अधिकार हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। कोप माने गुस्सा। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यानी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहने लगे, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भन्नाते हुए ही वे गए थे, मतलब बहुत गुस्से में हो गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, मतलब वो लौटकर मुझ पर क्या कहर बरपाएंगे इसका अनुमान मुझे था। सो मैं पड़ोस के ही एक मित्र के यहां जाकर बैठ गई, छुप गई थी एक तरह से। मां को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा निकल जाए, तब बुला लेना। लेकिन जब मां ने आकर यह कहा कि वो तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। पिताजी कहने लगे, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। ये बात पिताजी ने कहा। कहां तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहां बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे, और मैं अवाक यानी चुपचाप सुनती रही। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और, अब एक घटना और होती है, वो भी सुन लो। दरअसल एक मुकदमा हो गया था आजाद हिंद फौज पर। आजाद हिंद फौज के बारे में आप जानते ही हैं। तो उस के चलते ही बहुत आंदोलन हो रहे थे, हड़तालें करवाई जा रही थी जगह जगह पर, और जो हड़तालें नहीं कर रहे थे वहां लोग जा जाकर हड़तालें करवा रहे थे कि हड़ताल करनी ही पड़ेगी। और उसमें लेखिका भी शामिल थी, और लेखिका ना सिर्फ शामिल थी बल्कि उसने बीच चौराहे पर भाषण भी दिया। भाषण का मतलब लोगों को जागरूक किया, मोटिवेशन दी, और इतना अच्छा बोला। लेकिन क्या बोला वो तो खैर बाद की बात रही। अब लेखिका के घर आने से पहले ही लेखिका के पिता के एक मित्र आ जाते हैं। वो मित्र थोड़े दकियानुसी हैं, दकियानुसी यानी रूढ़िवादी हैं, पुराने ख्यालों के हैं। तो वो अब उनके पिता पर बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि भंडारी जी, आपकी लड़की ने तो आपकी नाक ही कटवा दी, इतना गलत कर रही है, मतलब लड़कों के बीच में होकर एक भाषण दे रही है, वो आपने कैसी शिक्षा दी है अपनी लड़कियों को। इस तरह की बातें कर करके उनको बहुत क्रोधित कर दिया। पिता बहुत गुस्सा हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि आने दो इसको, आज ये आएगी और आज इसकी खबर लूंगा। इस तरह की बातें सोच रहे थे और बहुत भन्ना रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। अब लेखिका के घर आने से पहले ही एक और मित्र आ जाते हैं। वो तो चले जाते हैं पहले वाले, एक और मित्र आते हैं जो बहुत ही आज के ख्यालों वाले हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं उनके। घनिष्ठ यानी बहुत बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो। अंबालाल नाम है उनका। तो वो अंबालाल जब आते हैं, वो उनके पिता को कहते हैं, भंडारी जी, आपकी लड़की ने तो आज कमाल ही कर दिया, क्या भाषण दिया है, मतलब सबको पीछे छोड़ दिया, ऐसा अच्छा भाषण तो मैंने कभी नहीं सुना। इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की। जो पिता बहुत गुस्से में थे, अब उनका जो गुस्सा है वो गर्व में बदलता चला जाता है। और कुछ समय बाद जब लेखिका घर आती है तो वो ये सब बातें सुनती है अपनी मां से कि ऐसे ऐसे हुआ था, और पिता बहुत गुस्से थे। बाद में ये अंबालाल जी आए और उन्होंने ये बात कही, तब वो अपने आप को शुक्र महसूस करती है कि शुक्र है मैं बच गई। तो ये बात अब हम पढ़ेंगे। देखिए, एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी एक चौराहा है वहां पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी, जिसको आप रूढ़िवादी भी कह सकते हो, पारंपरिक भी कह सकते हो, पुराने ख्यालों वाले कह सकते हो, मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी यानी गुस्सा हुए उस पर। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह।
हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू या कोई ख्याल भी रह गया या नहीं आपको? इस तरह की बातें उन्होंने कही। बच्चों, ये आपकी बुक में एक चित्र दिया है जिसमें हड़ताल का एक सीन है। चलिए आगे देखते हैं। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, यानी गुस्सा होते रहे। पिताजी गुस्से में आकर बोले, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस तरह की बात गुस्से में बोले। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग, यानी अत्यंत समीप, यानी घनिष्ठ मित्र कह सकते हो या अभिन्न मित्र भी कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, अजमेर, वो कौन थे? अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर थे, नाम था अंबालाल जी, बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। इस तरह की बातें कही। ये एक वो चित्र जो भाषण देती हुई लेखिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। भीतर जाने पर मां ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। बच्चों, वर्चस्व का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब लेखिका कह रही है अगले पैराग्राफ में, आज मैं उस दौर को देखती हूं, उस भाषण को देखती हूं, तो मेरा कोई इतना बड़ा भाषण था नहीं, लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ कर दी, शायद इस वजह से कि उनका मेरे प्रति स्नेह रहा होगा। अदरवाइज इतना बड़ा तो कोई भाषण ही नहीं था। और लेखिका एक बात और यही बता रही है कि जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि विशिष्ट बनना चाहिए, ऐसा उसके पिता कहते हैं, लेकिन एक दायरे के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये दोनों ही बातें विपरीत हैं। यही बात हम पढ़ेंगे। देखिए, आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह ही था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाना ही उनके मूल में रहा हो। मतलब एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एक लड़की जो अजमेर शहर जैसे बड़े शहर में वहां पर एक चौराहे पर सबको भाषण दे रही है, यह भी कोई कम बात नहीं है, चाहे भाषण कैसा भी हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। अंतर्विरोध का मतलब विपरीत बातों के बीच। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा रखते थे और दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी सजग उतने ही थे। मतलब सामाजिक छवि भी ना बिगड़े और विशिष्ट भी बन जाए। कैसे हो सकता है ये? पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है, यानी दोनों ही टकराहट वाले रास्ते हैं, दोनों ही बातें ही अलग अलग हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों बातें पूरी हो जाएं। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया किसी एक कारणवश। कारण यही था कि वो लड़कियों को भड़काती है, हड़ताल करवाने के लिए मोटिवेट करती है। तो इस तरह की बातों के लिए शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया। अब कॉलेज से निकाल तो दिया, लेकिन लड़कियां तो शीला अग्रवाल को बहुत पसंद करती थी। तो वो जो हुड़दंग था वो कॉलेज के अंदर तो वो कर नहीं पाई क्योंकि वहां क्लासेस बंद कर दी गई, लेकिन कॉलेज के बाहर उन्होंने इतना हुड़दंग किया लड़कियों ने मिलकर कि एंड में हार मान के शीला अग्रवाल को वापस बुलाना ही पड़ा। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। किसके लिए? लेखिका और लेखिका के दोस्तों के लिए, लेखिका की सहेलियों के लिए। लेकिन ये इतनी बड़ी खुशी छोटी सी रह गई। क्यों? क्योंकि इससे भी बहुत बड़ी खुशी आ गई थी। कौन सी? 15 अगस्त 1947, ये वाली। चलिए देखिए, सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसीलिए जुलाई के 3rd ईयर में की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यानी मना कर दिया। हम 2-3, क्योंकि हम प्रधान जैसी थी, मतलब हमारे ही इशारों पर सारी चीजें होती थी, तो हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश ही निषिद्ध कर दिया, यानी मना कर दिया कि तुम नहीं आओगी क्लास में। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी, मतलब ये जीत की खुशी तो थी, पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित यानी जो लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, उस खुशी के सामने यह खुशी, यानी ये शीला अग्रवाल वाली खुशी, ये बिला गई यानी गायब ही हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो पढ़ने हैं। लेकिन ये मिलेंगे कहां बच्चों? ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री टेस्ट फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां आपको ये तीनों चीजें एक ही जगह पर एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मन्नू भंडारी का बचपन कहां बीता था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मन्नू भंडारी का बचपन कहां बीता था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए कलकत्ता, बी जयपुर, सी कानपुर, डी अजमेर। 5 सेकंड होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजमेर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? आपके ऑप्शन, शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता या ज्योति गोयल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, शीला अग्रवाल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था? आसान सा है, आपके ऑप्शन, सांवला, गोरा, काला या गेहुआ। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, गोरा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, डॉक्टर साहब का क्या नाम था? आपके ऑप्शन, ए श्री अंबालाल, बनवारी लाल, श्री अंबादेव या श्री कृष्णलाल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, श्री अंबालाल। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।